हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। और जो आपका सेकंड पेपर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर क्वांटम और लेज़र फिजिक्स आते हैं। मतलब जो 2 यूनिट हैं वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं और जो 2 यूनिट हैं वो आपकी लेज़र फिजिक्स से रिलेटेड हैं। और जो आपका सेकंड पेपर आता है, 2 पेपर होते हैं आपके, जिसमें से फर्स्ट क्वांटम और लेज़र हो गया, और जो भी सेकंड पेपर है वो कंप्लीट जो भी 4 यूनिट हैं वो रिलेटेड हैं आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स से। लेकिन आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, और जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, जो भी यूनिट फर्स्ट है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब जो भी फर्स्ट है उसमें आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है, बेसिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, और सेकंड पार्ट भी रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स ही है। बट जैसे कि एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे 2 चैप्टर होते हैं, फर्स्ट जो हमने ऊपर लिखा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जो आपका 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट से बनते हैं, और जो 2 क्वेश्चन हैं बाकी के जो और में आते हैं वो आपके सेकंड पार्ट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब तक नहीं समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक नहीं समझेंगे, तब तक हम सेकंड चैप्टर को नहीं कर सकते। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है ये अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, बिकॉज जो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई थी। सो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये पता करना कि कौन से ऐसे फिनोमिना हैं या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या होगी, फेल। मतलब जो भी फर्स्ट टॉपिक आता है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स हमने क्या पढ़ा था, मतलब कैसे डिफाइन किया था हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को, जो कि हम फर्स्ट सेम में आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जो स्टडी की थी दैट इज मैक्रोस्कोपिक स्टडी। हम इन वन वर्ड बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, लेकिन जो कंप्लीट हमने कैसे डिफाइन किया था, ये भी हमारा एक फिजिक्स का पार्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो क्या स्टडी करवाते हैं, मतलब कंप्लीट बुक के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो हमारे होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होगा? अब हमारा टारगेट होगा थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना, मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई एक्सेट्रा। मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, अगर इन शॉर्ट बोलना चाहते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम कौन सी स्टडी करते हैं, किस टाइप की स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके एक तरीके से वो स्टडी क्या होगी, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स होगी। ओके, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गया? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे 3 फैक्टर हैं। मतलब अगर टॉपिक आ भी जाता है, नॉर्मली सिंपली जो
क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये हमारे जस्ट नॉलेज के लिए होता है। तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि क्या क्या फेलियर हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। जो भी फर्स्ट आपका है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो भी आपका थर्ड आपका है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है कि कैसे जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट समझेंगे, उसके बाद हम थर्ड। तो फर्स्ट टारगेट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हम जब क्वांटम में जाएंगे तो हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था, किसकी डिस्कवरी की थी, जो भी न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी, जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, तो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने दिया था जिस एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस है जो कि उन्होंने डिस्कवरी की थी। उन्होंने ऐसा बताया था, जो भी उन्होंने बताया था वो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या बताएंगे कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। उन्होंने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस है, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स है। मतलब उन्होंने जो यूज़ किए फैक्टर्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए वो क्लासिकल मैकेनिक्स से हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि एटम के स्टेबल होने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन अभी हम ध्यान से ये समझेंगे, जो भी एक टाइप की फिजिक्स और होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब जो भी वेलोसिटी का जो भी फैक्टर है वो अलग से डिफाइन होगा। मतलब और जो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी का फैक्टर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जब ऐसा होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब जब वेलोसिटी उसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी तो क्या करेगा, जो भी एटम है, पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट करेगा। और एक्सेलरेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी को अगर वो लूज करेगा मतलब जहाँ यहाँ पर इसकी एनर्जी सपोज कुछ भी है, मतलब हायर ही है, अब जब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और रेडिएशन को एमिट करेगा तो ये इसकी जो एनर्जी है वो कम होगी। मतलब अब जिस भी स्टेट में है ये, उससे क्या करेगा, नीचे वाली स्टेट में आएगा। मतलब ये ऐसा करेगा, इस तरीके से ये स्पाइरल पाथ बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वजह से उसकी एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करेगा, स्पाइरल पाथ बनाएगा। मतलब किसके अंदर आ जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर। ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्योंकि उन्होंने जो मतलब रदरफोर्ड ने जो भी स्टेबिलिटी के लिए, एटम की स्टेबिलिटी के लिए जो भी बताया था, उसके अकॉर्डिंग तो यही कंक्लूजन निकल रहा है हमारा। तो यहाँ से देखकर हम क्या बता सकते हैं कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। जो उन्होंने हमें थ्योरी बताई उसके अकॉर्डिंग, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर
इलेक्ट्रॉन गिर गया तो इसका मतलब है वो एटम स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, मतलब जो भी रेडियस वेक्टर है, जो भी रेडियस है इलेक्ट्रॉन की, वो कम होती जाएगी और कम होती जाएगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन इस फैक्टर से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए हम नहीं एक तरीके से ये बोलेंगे, जैसे बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो रही है तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हुई, उसको फिर समझेंगे किस टाइप से। मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं बहुत ही अलग टाइप की फिजिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या लिखा था हमने, सेकंड फैक्टर था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बता रही है हमें कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी कोई भी एनर्जी पॉसिबल है। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी पॉसिबल वैल्यू या फिर एनी वैल्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो लोअर स्टेट में आता है तो वो हर टाइप की वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो एनर्जी है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो एनर्जी है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूस। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि कोई भी एनर्जी पॉसिबल है। एक फिक्स वैल्यू, मतलब कैसे बोल रहे हैं हम, डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू ही पॉसिबल है जो भी हमारे लेवल्स होते हैं उनके लिए। तो ये जो है हमारा रॉन्ग है। जो भी वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी ठीक वाला कॉन्सेप्ट है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी होती है वो हमारी डिस्क्रीट होती है। या फिर एक मेन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्वांटाइज्ड वैल्यू। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइज्ड। जो भी एनर्जी होती है वो हमारी क्वांटाइज्ड होती है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। तो ये हमारा फैक्टर था, मतलब इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे कॉन्टिन्यूस है, और जो इन एक्चुअल है वो हमारी डिस्क्रीट आएगी। तो वो डिस्क्रीटनेस को नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट्स वाई हम क्वांटम मैकेनिक्स पे अप्रोच करते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड फैक्टर था, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो थर्ड हमारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम अभी फिलहाल कर रहे हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स पे नहीं जाएंगे। उससे पहले एक थ्योरी बोल सकते हैं या फिर एक टाइप की फिजिक्स और आती है जिसको हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे कि कैसे क्या है, देन हम मूव करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो थर्ड क्या था, थर्ड जो भी था वो था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहाँ पर ब्लैक बॉडी से हमारा क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। ब्लैक बॉडी से हमारा मतलब है एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जो हर टाइप की वेवलेंथ को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एन ऑब्जेक्ट
an object that absorb the all टाइप ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, all wavelength object and object that can, यहाँ पर हम can लिखेंगे, that can absorb the electromagnetic radiation of all wavelength, that is incident on it. It is called on it it is called black body. सिर्फ इतनी सी ही डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसमें हमने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट दैट कैन अब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, दैट जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट की जाती हैं, इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। या फिर हम अगर वो परफेक्ट अब्जॉर्वर है तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज आइडियल ब्लैक बॉडी। और हम इससे आगे क्या बोलेंगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ अब्जॉर्व ही नहीं, वो एमिट भी कर सकता है ऑल टाइप की वेवलेंथ दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, जो भी दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो बताया वो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। मतलब जो भी उन्होंने बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे जो भी उन्होंने बताया करेक्ट था या इनकरेक्ट था वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक प्लैंक्स कांस्टेंट और बताएंगे, प्लैंक्स लॉ जिसको बोलेंगे, उसी को हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। वो एक्सप्लेन करेगी अच्छे से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। लेकिन उससे पहले जो भी साइंटिस्ट ने बताया वो क्या था, यहाँ पर करते हैं हम इसको रब करके। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो कि थर्ड पार्ट है, मतलब एक्सप्लेन करने का, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी फर्स्ट साइंटिस्ट है रेलिंग एंड जीन, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज़ वेन, उन्होंने क्या बताया, जस्ट उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, क्या यूज़ करके, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज़ करके उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किस टाइप से था, ग्राफ ऐसे था, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है हमारी, वहाँ पर उन्होंने लैम्डा को लिया, मतलब इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, ये हमारी वेवलेंथ है। और जो भी हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी आएगा। कई बुक में यहाँ पर सिंपल एनर्जी लिखा हुआ है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी डेंसिटी आएगा यहाँ पर। मतलब जब भी हम ग्राफ के नीचे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज ए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ energy density at different temperature। मतलब क्या है, जो भी साइंटिस्ट ने क्या बताया, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर ए डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी
रेडिएशन, यहाँ पर हमारा रेडिएशन आएगा फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। उन्होंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से एनर्जी डेंसिटी के बीच में और लैम्डा के बीच में। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, बिकॉज रिलेशन होता है हमारे पास। क्या रिलेशन होता है, जो भी म्यू है वो हमारी सी अपॉन लैम्डा होती है। तो यहाँ पर लैम्डा ले सकते हैं और हम फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। वो जस्ट हमारी जो पीक है, मतलब जो भी हम अभी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ किस टाइप से है, ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे किया एक्सपेरिमेंट, मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं, जस्ट थ्योरेटिकल बेसिस पे उन्होंने ये बता रखा है। उन्होंने क्या बताया कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब एक टाइप की वेवलेंथ जो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उससे एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसका ग्राफ बनाया उन्होंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और जो भी टेम्परेचर है वो एक फिक्स करके। सपोज सबसे पहले हम जो टेम्परेचर है, मतलब जो फर्स्ट ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। ये जो ग्राफ है उन्होंने कितने पे बनाया, 1500 केल्विन पे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं जब भी, और उन्होंने क्या बताया कि इस टाइप की वेरिएशन है एनर्जी डेंसिटी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में, हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो ये पीक है, जब भी ग्राफ एनर्जी डेंसिटी के बीच में और लैम्डा के बीच में बनेगा, तो जो भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ये पीक है ये पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, सिर्फ पीक शिफ्ट होगी, मतलब इस टाइप से। ये जो भी ग्राफ है ये मान लेते हैं हम कि इस इतने केल्विन पे उन्होंने बनाया है, इसी टाइप से इस तरीके से। यहाँ पर भी कोई एक टेम्परेचर फिक्स होगा तो हम बताएंगे कि एनर्जी डेंसिटी के बीच में और जो भी वेवलेंथ है उसके बीच में इस टाइप का ग्राफ है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ये हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रेलिंग एंड जीन, 1900 में। उनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब ठीक है उन्होंने जस्ट थ्योरेटिकल बेस के ऊपर ये जो ग्राफ है वो बता दिया। उन्होंने क्या यूज़ करके, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को यूज़ करके उन्होंने क्या बताया कि जो भी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी को U लैम्डा D लैम्डा, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है, वो किसके बराबर होगी, 8 पाई लैम्डा की पावर 5 KT D लैम्डा। उन्होंने एक इक्वेशन दी, ये इक्वेशन है वो, जस्ट उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड सिर्फ इतना ही बताया कि ये जो ग्राफ है वो जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है, जो भी इक्वेशन लिखी है, एक तरीके से रिलेशन है, इसको यूज़ करके इस ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट इस सिर्फ इतनी सी इक्वेशन से ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो अभी हम देखेंगे, करके देखेंगे कि ये ग्राफ, मतलब जो ये इक्वेशन है, जो ये रिलेशन है, वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं कर रही है। उससे पहले एक सेकंड इक्वेशन और लिखते हैं हम, जो भी वीन ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम है ये। उन्होंने क्या बताया कि जो भी एनर्जी डेंसिटी है U लैम्डा D लैम्डा, इक्वेशन क्या आएगी, 8 पाई लैम्डा की पावर 5, यहाँ पर लैम्डा की पावर 4 आएगा, लैम्डा की पावर 4, E की पावर माइनस h कट KT इंटू D लैम्डा, यहाँ पर भी हमारा लैम्डा आएगा। ये अकॉर्डिंग टू वीन एनर्जी डेंसिटी के बीच में और जो भी वेवलेंथ है उसके बीच में उन्होंने रिलेशन बता दिया, जस्ट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, मतलब जो भी फर्स्ट साइंटिस्ट ने बताया, उन्होंने ये जो इक्वेशन दी है वो इस कंप्लीट ग्राफ के लिए दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब भी हम लोअर वेवलेंथ की बात करते हैं, लोअर वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखते हैं, जब भी लैम्डा की बात कर रहे हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अगर हम लैम्डा की वैल्यू कम लेते हैं, कम हम कैसे लें, सपोज जीरो नहीं होता है, वैसे ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, हम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज लोअर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम लैम्डा की वैल्यू को 1 मिनट के लिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वो ज़ीरो है। ज़ीरो इन एक्चुअल नहीं होता है, हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ज़ीरो लें, सपोज ये जो ऊपर वाला है एज इट इज़, यहाँ पर अगर ज़ीरो की बात करें, 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब अगर हम लैम्डा की वैल्यू को 0 ले रहे हैं तो जो भी एनर्जी डेंसिटी है वो हमारी इनफाइनाइट है। मतलब अब ग्राफ में इनफाइनाइट बनाते हैं, जब भी लोअर वेवलेंथ की बात थी तो एनर्जी डेंसिटी देखो वो यहाँ पर है, ठीक है, होनी कहाँ पर चाहिए थी, इनफाइनाइट से, मतलब इनफाइनाइट से आनी चाहिए थी। मतलब ये जो है वो इतने पार्ट को, रेलिंग एंड जीन साइंटिस्ट ग्राफ के इतने पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये जो है वो फेल हो गए एट ए लोअर वेवलेंथ। हम जब भी लिमिटेशन लिखते हैं तो लिमिटेशन में फर्स्ट यही लिखते हैं हम कि ये फेल हो जाते हैं, जो भी रेलिंग जीन ने जो बताया था, जो इक्वेशन है वो फेल हो जाती है एट ए लोअर वेवलेंथ। ओके, अब हम हायर की बात करते हैं। अगर हम हायर की बात कर रहे हैं, सपोज हायर हम कितना लें, फॉर स्टैंडर्ड के लिए, मतलब होता नहीं है, जीरो भी नहीं होता, इन्फिनिटी भी नहीं होता है, हायर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो हम इनफाइनाइट ले लें। अगर हम इनफाइनाइट लेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम हायर वेवलेंथ की बात करें, ग्राफ किस टाइप से है, यहाँ पर लोअर वेवलेंथ है, ऐसे इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ। अगर हम हायर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो 0 के इक्विवेलेंस ही है। तो मतलब हायर वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेनेशन ठीक है उसकी, जो ये इक्वेशन है वो ठीक है, लेकिन लोअर वेवलेंथ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो रॉन्ग है। मतलब ये जो हमने लिखा है इट्स रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को 0 या इनफाइनाइट पुट करके देखा है, उसी तरीके से जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये जो है, ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर जो पुट करके देखेंगे तो ये वैलिड है लो के लिए, ये फेल हो जाता है हायर वेवलेंथ पर। जो भी ये है वो फेल हो जाता है एट हायर वेवलेंथ, ठीक है। कैसे, हम लोअर की बात करते हैं कि लोअर पे ये कैसे फेल हो रहा है, सॉरी ये हायर पे फेल हो रहा है, लोअर पे ये कैसे वैलिड है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर हम लैम्डा 0 ले रहे हैं, ओके, लैम्डा अगर 0 लिया हमने तो 1 अपॉन 0, मतलब 0 है यहाँ पर 1 है हमारा, यहाँ पर हमारा 0 है। इस फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू को 0 लें, e की पावर में है ना ये, मतलब e की पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो 0 आएगा, तो इसका मतलब है लोअर वेवलेंथ पर जो ये इक्वेशन है वो वैलिड है, और हायर वेवलेंथ पर ये जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है। तो दो साइंटिस्ट ने ग्राफ की हाफ पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि एक ही ग्राफ के लिए हम 2 इक्वेशन बनाएं और दोनों को ये बोल दें कि लोअर पार्ट पर जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, हायर जो भी वेवलेंथ है उसके ऊपर ये सेटिस्फाई हो रही है। ये रॉन्ग है। पूरे के पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है, एक ही जो भी लिखते हैं हम रिलेशन वो वैलिड होना चाहिए। तो इसके बारे में कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस टाइप से, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर यहाँ पर मिसिंग है कि जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए इसको हमने किस में डाला है, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर,
ये आपका थर्ड पार्ट था जिसको हमने नाम दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अब जो एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ को, कंप्लीट ग्राफ को एक ही इक्वेशन से, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर हम कंप्लीट नाम सिंपली जो है वो प्लैंक्स ने जो दिया था इसलिए हम उसको प्लैंक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले ये हमारी 3 लिमिटेशन थी फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की। कुछ और भी लिमिटेशन हैं जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं पॉइंट्स बना के। वो क्या हैं? जो बाकी के फिनोमिना क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो हमारी अभी हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट जो भी है ये हमारा थर्ड फैक्टर था। फोर्थ अगर हमें पॉइंट बनाना है तो हम बना सकते हैं डिस्क्रीट नेचर वाला। मतलब जो भी फोर्थ पॉइंट है वो हम क्या बनाएंगे? ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है फेल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और वैसे भी जो एक्चुअल मतलब न्यू क्वांटम मैकेनिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही शुरू होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये फिनोमिना है। जो भी फिफ्थ है और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ये भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स। ये भी हम जो सारे के सारे फिनोमिना हैं वो हम क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्लैंक्स लॉ, मतलब कि जो भी हमने अभी ग्राफ बनाया था एनर्जी डेंसिटी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है वो एक ही इक्वेशन से कैसे मतलब रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिखी थी, वहाँ पर हम एक ही लिखेंगे। प्लैंक्स जो है वो साइंटिस्ट है, मैक्स प्लैंक्स उनका कंप्लीट नाम है। उन्होंने कैसे एक ही इक्वेशन से ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।